हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 2019 का सबसे पहले सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करने का इसका उद्देश्य क्या है कि अगर आप 5 से 6 साल तक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो ये मान करके चलिए कि 20+ क्वेश्चन आपको रिपीटिंग मिल जाएंगे। सबसे बड़ी जो फ़ायदा है ये पीसीएस की, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसे आता है, कहाँ से क्या क्या पूछता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है देखो, आईएएस यूपीएससी की बात छोड़ दो, ठीक है, वो हमेशा अपना ट्रेंड चेंज करता रहता है, उसको नहीं पकड़ पाएंगे कि क्या पूछेगा। लेकिन ये जो पीसीएस है, ये पीसीएस का ट्रेंड काफ़ी हद तक एक ही जैसा रहता है, और इसमें किस किस सेक्शन से कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम 4-5 साल के पेपर को सॉल्व कर करके बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, रिपीटेड भी होते हैं, ट्रेंड भी पता चल जाएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 4-5 साल के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले जो है 2019 का, ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं। पहला जो है पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास से है, जो कि पूछ रहा है मध्यकालीन इतिहास से आया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दाम का ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का अधिकारी, और जरीब जो है एक प्रकार का कर। ठीक है, तो यही डी वाला जरीब जो है एक प्रकार का कर, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन किया गया था। ठीक है, मुगल काल में 1 रुपया यानी चांदी का सिक्का 40 दाम के इसमें बराबर होता है। ठीक है, मराठा काल में जो देसाई और देशमुख होते थे, जनपद स्तर के राजस्व संग्रह होते थे। मुगल काल में दीवान जो है प्रांत का क्या होता था, राजस्व प्रमुख होता था। ठीक है, लेकिन ये जो जरीब दिया है, ये जरीब क्या होता था दोस्तों, जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। ठीक है, जरीब किसके लिए प्रयुक्त होता था, ये भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। तो यानी डी ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर। यहाँ भी सुमेलित ही करना है। ठीक है, देख रहे हैं, तो सुमेलित करने वाले टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अब यही होता है कि हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुल्ला दाऊद हैं, दामोदर कवि हैं, सोमनाथ हैं और अमीर खुसरो हैं। ठीक है, इनकी यहाँ पे जो पुस्तक हैं वो लिखा गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, सबसे पहले अमीर खुसरो की एक है आशिका। ठीक है, देवल रानी खिजर खां की इसमें कहानी लिखी गई है, जिसको आशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डी का 2 जैसे ही आप फिक्स कर लिए, बहुत फेमस है डी का 2। ठीक है, तो सिंगल डी में 2 है, तो इस प्रकार से बड़े आराम से आप इसको आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और देख लीजिएगा, ऐसे कभी कभी फंस जाता है। अगर एक ही आपका क्लियर हो गया तो बाकी ऑप्शन आप लोग बड़े आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी जो है आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर देखना चाहें तो मुल्ला दाऊद का है चंदायन, दामोदर कवि का है पद्मावती कथा, सोमनाथ का है राग विबोध, और अमीर खुसरो का है आशिका। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा वो। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो वो दिया था दोस्तों भाटा के थे वो राजा रामचंद्र सिंह। ठीक है, तो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मानसिंह के यहाँ जो है रह करके सीखे। उसके बाद जो भाटा क्षेत्र के यानी रीवा क्षेत्र के राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में दरबारी कवि के रूप में रहे। फिर जब अकबर ने उनकी ख्याति के बारे में सुना तो उन्होंने अपने दरबार में बुला लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी देख रहे होंगे, अगेन जो है क्या आ गया, मैच करने वाला आ गया। ठीक है, तो इनके पीसेस में मैच करने का बहुत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखते जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पांड्य का अगर आप लोग पा जाते हो, क्या पांड्य का था मदुरा। ठीक है, एक भी कोई याद होता, काकतीय वंश जो एक फिल्म आई थी उसका क्या था, वारंगल। ठीक है, तो डी का 1 2 ठो मिल रहा है, और पांड्य का क्या था, मदुरा। अगर बी का 3 मिल जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन आपका बड़े आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इस प्रकार से ऐसे ही जो है मैच करने के लिए आते हैं, और ऐसे ही आपको मैच यहाँ पर करना रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट देखिए दिया गया है। ठीक है, बड़े आराम से यहाँ पर लिस्ट देख होंगे, पल्लव का कांची, पांड्य का मदुरा, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल है, जो कि यहाँ से बड़े आराम से आप देख सकते हैं। चलिए अगला जो है 5वां नंबर प्रश्न वो ये है, कूट करना है इसमें
मिलाना है। राबिया दौरानी का मकबरा बता रहा है औरंगाबाद में है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में है। ठीक है, कालक्रम में जो है उनको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया। बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें से। पहले 4 नंबर आएगा, ठीक है, सबसे पहले जो है 4 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, ठीक है, 2 वाला 2 पर ही है, फिर 3 वाला आएगा, ये 3 नंबर पे ही है, और लास्ट में जो है वो 1 आएगा। ठीक है, जौनपुर का जो अटाला मस्जिद का निर्माण है वो शाह तुर्की द्वारा 1408 में के आसपास कराया जाए। शेर शाह सूरी ने 40-45 में जो है इसके बनवाया था अपना मकबरा सासाराम में। और दिल्ली स्थित जो हुमायूं का मकबरा है उसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देख रेख में कब हुआ था? 1564 में होता। ठीक है, औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1678 में मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच करने के लिए इसमें जो है वो बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर जो प्रश्न है वो ये है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया था कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ की थी, और अगला कह रहा है कि मनसबदारी का पद पैतृक था। ठीक है, चलिए तो मनसबदारी की जो व्यवस्था थी अकबर ने प्रारंभ की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये पद पैतृक था, ये गलत है, ये पद पैतृक जो है नहीं था। ठीक है, तो कोई भी जो मनसूबों की नियुक्ति होती थी वरीयता क्रम के बादशाह निर्धारित करता था, केवल सेवा काल तक ही पद पर रहता था और ये वंशानुगत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से बड़े आराम से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न के। 7 नंबर है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो वो है मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बेनगंगा नदी के तट पर है मार्कंडेश्वर मंदिर, जिसे विदर्भ के खजुराहो के रूप में जो है वो जाना जाता है। ठीक है, चलिए नीचे दिया गया है 8वां नंबर, कथन और कारक के रूप में। इसमें कह रहा है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण क्या है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के जो ताम्र का सिक्का था वो था दाम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कथन ए और कारण आर जो है इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है रीजन वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, बिल्कुल सही व्याख्या भी करता है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, यह भी सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का जो प्रमुख सिक्का था वो दाम था, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पर बड़े आराम से इसकी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ युद्ध हुए हैं यहाँ पर हुमायूं के कालक्रम के दौरान में वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कालक्रम के अनुसार यहाँ व्यवस्थित करना है। पहले फरनाल युद्ध है, बिलग्राम युद्ध है, धर्मत युद्ध है और जजाई युद्ध है। ठीक है, इनमें सही कौन होगा? ए वाला होगा, क्योंकि सबसे पहले 2 वाला होगा। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था, सबसे पहले यही हुआ था। फरनाल का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे देखेंगे अब 72 में हुआ था। धर्मत का युद्ध जो है 1658 में हुआ था, और जजाई का युद्ध जो हुआ था 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सीरीज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से पूछ रहा है कि कौन एकता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं थी, तो पूछ रहा है कि इसमें एकता एक राजस्व नियंत्रित करने की व्यवस्था थी, और सियाफतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, और एकता के एकत्रित जो राजस्व होता था सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी, और मुक्ति जो था उसको एकता एकत्रित करके राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें जो है कौन नहीं था? ये सी वाला नहीं था। ठीक है, एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये बिल्कुल नहीं। एकता प्रदान जो किया जाता था वो जैसे पहले क्या था, पहले सैलरी वैलरी इन लोगों की नहीं चलती थी, तो उनके काम के बदले एकता प्रदान कर दिया जाता था, उसी से आप कमाओ और खाओ। ठीक है, चलिए जो राजस्व के मुक्ति होते थे सैन्य और प्रशासनिक व्यय जो है इसी से पूरा करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं यहाँ से 11 नंबर। यहाँ पे फिर सही सुमेलित करना है। सुमेलित मिलित करने के बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक में ही इन्होंने 4-5 क्वेश्चन कर दिया, वैसे सिंगल लेंगे सिंगल हो जाएगा। तो तबकात नाफरी है, और तारीख फिरोज शाही है, तुगलकनामा है, हुमायूंनामा, बहुत फेमस है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तबकात नाफरी मिनहाज सिराज का है, बहुत फेमस है।
तारीख है फिरोज शाही फर्म से सिराज अफीफ का, ये भी बहुत फेमस है। तुगलक नामा ये इब्न बतूता का, ये गलत है, ठीक है। तुगलक नामा किसका है? अमीर खुसरो का है। और हुमायूं नामा किसका है? गुलबदन बेगम का है। तो यही सी वाला आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ पे लिखा है तुगलक नामा जो है वो अमीर खुसरो का है। इब्न बतूता ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी वो थी रेहला, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर सूची यहाँ मैच करने के लिए दे दिया गया है। मैच करने वाले बहुत आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद की संधि बहुत फेमस है, 1765 A का 4, आप तुरंत लगा लिए, यहाँ पर 2 ठो मिल गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देख लें। बिल्कुल, यहाँ पर सी वाला देख सकते हैं आप। फालबाई की जो संधि हुई थी, फालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। तो सी का क्या हो गया? 1। इसमें देखेंगे सी का 1 और ए का 4 यही मिल रहा है, तो ये बड़े आराम से यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। मद्रास की जो संधि हुई थी डी का 3, वो कब हुई थी? 1779 में, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे सारी व्याख्याएँ यहाँ पर दी गई हैं कि कब जो है कब कब क्या क्या हुआ है, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद की संधि हुई 65 में हुई, नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच में। 2 जो है संधियाँ, 2 जो हैं संधि हुई थी इलाहाबाद की। उसके बाद मैंगलोर की संधि कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। फालबाई की प्रथम संधि आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। और मद्रास की जो प्रथम संधि हुई थी वो आंग्ल मैसूर द्वितीय के बाद, ठीक है। देख लो कितने सारी चीज़ें इसी एक ही क्वेश्चन मैंने मिला करके रख दिया है। चलिए, इसको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 30 में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट, ये हुआ था 32 में। उसके बाद क्या आ जाएगा? नहीं, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 31 में, ठीक है। तो वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तब ये हो जाएगा, तब 32 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन जो आया था वो आई थिंक 42 में आया था, तो 40 में आया था, तो सबसे बाद में यही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है सी आपका ये बड़े आराम से आप इसको सही करते हैं। 2 ही 3 यदि आपको क्लियर पता चल जाता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत जो है वो बनाया था, ठीक है। तो सीमाओं का पुनर्गठन किया गया था, ये भी सही है, और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बना था, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों सही हो जाएंगे आपके ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, वो पूछ रहा है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला। तो CR फार्मूला उनको नाम ही था सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो CR फार्मूला किसने दिया? राजगोपालाचारी ने दिया। बहुत ही जो है आसान है। जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य जो है समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत किया गया था, जिसे CR फार्मूला कहते हैं, ठीक है। चलो, अगला जो पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसके लेखक कौन हैं? तो 2 यहाँ पे दिया है और 2 आपके यहाँ पर दिया है। तो इसको लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं बिपिन चंद्रा हैं, ठीक है, बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप, ठीक है, प्रसिद्ध हैं। चलो, अगला जो प्रश्न है वो ये है 17 नंबर देखेंगे। घटनाओं को कालक्रम में करना है, बहुत कालक्रम में करना है, मैच करना है, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभु संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय की अनुमति दी, जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर ही करेंगे, तभी उसके बाद कोई काम जो है स्टार्ट होगा। फिर भारत का संविधान लागू होगा कब? 50 में, ठीक है, 50 में लागू हुआ। फिर जो है जम्मू कश्मीर की प्रभु संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमति दे दी। फिर उसके बाद जो है यहाँ इनका संविधान बन करके तैयार हुआ था जम्मू और कश्मीर का, ठीक है। यहाँ पे सारे डेट जो है वो दिए गए हैं कब कब, ठीक है।
47 को 49 में, फिर 50 में ये हुआ, 57 में इनका जो है जम्मू कश्मीर का संविधान बना था। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1872 में पारित हुआ था। सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता दी गई थी और 14 वर्ष और 18 वर्ष जो है ये आयु निर्धारित की गई थी। बहुपत्नी प्रथा को इसमें जो है क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से देख लेना। चलो अब आ गया है कूट और मैच करना, ठीक है। आंदोलन दिया है, यहाँ पे बर्फ दिया है, तो ये सारे आंदोलन एक बार ज़रूर पूछे जाते हैं। ये फंथाल हुआ, कूका हुआ, एका हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो फंथाल का आपका जो है वो याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था? 55 और 56 में, ठीक है। और सबसे नया कौन सा है? एका विद्रोह कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। कब हुआ था? 1922 में। और उसके बाद आप देखेंगे ये पावना वाला सबसे पुराना है, ये 1873 और 85 में। उसके बाद जो ये ताना भगत है ये 1914 में। इस प्रकार से कौन सही हो जाएगा? बी वाला ही बड़े आराम से आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। फंथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना विद्रोह, ये सारे जो विद्रोह हैं यहाँ से एक क्वेश्चन मैच करने के लिए 100% फिक्स है, पूछा ही जाता है। यहाँ पे मेल दिया गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो घटना दिया गया है, पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? जल सेना अधिनियम 27, सविनय अवज्ञा 30, द्वितीय गोलमेज 31, सांप्रदायिक निर्णय 33, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था? 32 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ही हुआ था, ठीक है। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 31, ठीक है, उसी के जस्ट बाद हुआ था। बांटो राज करो नीति के तहत ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया, जिसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक श्रेणी मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधानमंडल सीटों में आरक्षण और पृथक मंडल की जो है वो व्यवस्था रखी गई थी, ठीक है। तो ये था कम्युनल अवार्ड, ठीक है। कम्युनल अवार्ड का जो जन्मदाता माना जाता है किसे? रैमजे मैकडोनाल्ड को, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं, कानून क्रम में यह भी व्यवस्थित करना। साइबर आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया है। और आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है महात्मा गांधी डांची मार्च, और यहाँ पे दिया है फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। पहले 4 नंबर आएगा। फिरोज मेहता की जो है वो मृत्यु होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी मृत्यु हुई थी 15 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 19 में, साइमन कमीशन हुआ था 27 में, और डांडी मार्च यानी कि ये हुआ था 30 में, ठीक है। तो 15, 19, 27, 30 इस प्रकार से जो है ये आप सीरीज में हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ रहा है कि आईएन के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ठीक है। और ये भी पूछता है लाल किला दिल्ली में चलाया गया था कब? 1945 में। और जो अभियुक्त थे आईएनए के 3 अधिकारी वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर शहनवाज खां हैं, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो हैं, और प्रेम सहगल हैं। तो इन तीनों में से पूछता है कि इनमें से कौन थे कौन नहीं थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन पूछता है, कभी ये कभी ये, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे तो कभी ये मिल जाएगा आपको, कभी वो मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कथन कह रहा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मार्टिन हेस्टिंग के काल में हुई थी और सर विलियम जोन के पक्ष में उक्त विद्वता संस्था की अध्यक्षता प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वार्रेन हेस्टिंग्स स्वयं दुष्ट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समझता था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता था, ठीक है। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे कि ये दोनों सही लग रहा है, ठीक है। दोनों क्या है? दोनों सही है, और सही जो है उसमें व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अब आ जाता है यहाँ पे भूगोल। भूगोल में भी सेम चीज़ें होती हैं, मैच करने, सुमेलित करो सुमेलित करो सुमेलित करो, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें आपको सुमेलित करने वाला जो है बहुत पूछा जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान में बिल्कुल रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पूरा तो है नहीं। तो कर्णपुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? झारखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए किस नदी पर कर्णपुरा किस नदी पर पड़ती है? झारखंड में पड़ती है। वहाँ पे कौन सी नदी पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है आपकी दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। तो यहाँ पर ऊपर जो है पूरा वो मैच करके दिया है, अभी मैं आपको जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बी का 1 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ सारा मैच जो है वो कर दिया गया है।
यहाँ पर इसी में ही देख लेते हैं। कोयला क्षेत्र है तो इस प्रकार से आपको अब करना क्या है, यही क्वेश्चन, ऐसा नहीं यही आ जाएगा। कोयला जो क्षेत्र है वो अब आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको देख करके यही लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हाँ चलो, जो तालचीर है उड़ीसा महानंदा नदी पर, कर्णपुरा झारखंड दामोदर नदी पर, सिंगरौली मध्य प्रदेश सोन नदी पर, और ये सिंगरेनी है तेलंगाना, ये गोदावरी नदी पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है, कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है दोस्तों, तो इसमें अगर देखा जाए तो गुरला मंदाता और नामचा बरवा, ये दोनों जो हैं भारत में नहीं है, जबकि पश्चिमी तिब्बत में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है गलत साबित कर दिया गया था। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। कहाँ से कम होती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी विक्षोभ में क्या होता है, अगर ये यहाँ पे इंडिया देखें, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा जो है ये ऐसे आती है, ऐसे होते होते जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता चला जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और जाड़े में वर्षा जो है जो होती है भारत में, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर, ठीक है। पूछ रहा है, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, तो वो क्या है दोस्तों, लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो अरावली श्रृंखला से होता है। जब वहाँ से होता है तो जो है वहाँ का जल जो है 100 किलोमीटर तक मीठा होता है। उसके बाद जैसे जैसे ये बाड़मेर में बलदोतरा में पहुँचता है, इसका जल लवणीय हो जाता है, क्योंकि जो प्रवाह मार्ग है वो क्या है, लवणीय है, इस वजह से इसमें जो है लवण की मात्रा मिल जाती है, ठीक है। नाम ही इसका है लुगड़ी, ठीक है। लुगड़ी मतलब क्या होता है, लवणावती, ठीक है, साल्ट रिवर। तो नाम से ही आप बड़े आराम से इसे पता कर सकते हैं। चलो अगला जो है वो मोरीबंदी डेल्टा। तो मोरीबंदी डेल्टा कहाँ बनता है, बंगाल डेल्टा, ठीक है। बंगाल डेल्टा जो बनता है उसके 3 जो है उप डेल्टा होते हैं, आपको याद जान लेना है, वहीं पर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र का एक जो है डेल्टा है, कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा। इसके 2 भाग पश्चिम का निष्क्रिय डेल्टा है, पूर्वी सक्रिय मेघनाद डेल्टा में विभाजित करता है, ठीक है। जो पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा है उसको पुनः 3 उप भागों में विभाजित किया जाता है, मोरी बंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा, ठीक है। तो मोरी बंद जो डेल्टा है यह नाम बागची द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके वो बन सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 29 नंबर देखिए, स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ के सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले सतपुड़ा है, फिर महादेव है, मैकाल है, छोटा नागपुर है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर देखेंगे आप तो छोटा नागपुर का पठार है, और इधर सबसे पहले सतपुड़ा आता है, फिर महादेव पहाड़ियाँ हैं, फिर मैकाल है, ठीक है। इस प्रकार से आप मैप में देख करके आप पता लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए कथन कारक दिया है, अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाली भूकंपीय क्षेत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण क्या बता रहा है कि हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र जो है वो अवस्थित हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा, सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में अवस्थित है, भी बिल्कुल सही है, और कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र भी अवस्थित हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और ये व्याख्या भी करता है, ठीक है। कई अनुदैर्य उत्क्रम होने के नाते ही ऐसा जो है वो हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 31 नंबर, वो हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है सरोवरीय मैदान का, ठीक है। सरोवरीय मैदान का जो है ये इम्फाल बेसिन एग्जाम्पल है, ठीक है। इस झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से जो निर्मित मैदान होता है उसे हम सरोवरीय मैदान कहते हैं। कश्मीर घाटी हो गया और ये इम्फाल बेसिन हो गया, ये इसके 2 काफ़ी जो है अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे माने जाते हैं। चलो 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन से अपने भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए जाना जाता है, तो वो है दामोदर, ठीक है। 2 नदियाँ बहुत फेमस है जो कि भ्रंश में प्रवाहित होती हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, जो कि पूर्व से पश्चिम की वो भी बहती हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें फेमस हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ चंबल ये दामोदर है, दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। कि पूर्व की ओर जाना है, लेकिन ये तीक्ष्ण मोड़ लेकर के दक्षिण दिशा की ओर बहती है। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं और देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं,
लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष जो है मिले हैं। तो इसमें कौन सही है? इसमें 2 और 3 इसमें केवल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन का है, जीवाश्महीन नहीं है, इसमें जीवाश्म जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक गलत हो गया, 2 3 इसमें बड़े आराम से क्या हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब विश्व का भूगोल आ गया। ठीक है, विश्व के भूगोल में पहला क्या बोल रहा है कि सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पड़ने वाले झीलों के नाम आपको बताने हैं। तो पहले कौन सा पड़ता है? लेक मंजला झील, टिम्फा झील और ग्रेट बियर लेक पड़ता है। उसके बाद लिटिल बिटर लेक पड़ता है। ठीक है, ये सीरीज में है और इसको आप मैप से कर सकते हैं, मैप अगर देखेंगे तो। ठीक है, चलिए टेलीग्राफिक पठार पूछ रहा है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। कटक मतलब रिज होता है। ठीक है, तो टेलीग्राफिक जो पठार होता है वो वस्तुतः हाइड्रोग्राफिक मिथक है। ठीक है, मध्य में जो अमेरिकी समुद्री विज्ञान मैथ्यू फॉन्टेन मैरी ने समुद्री गहराइयों का चार्ट तैयार करने के दौरान नोट किया कि उत्तर अटलांटिक महासागर के मध्य भाग का भाग जो है वो क्या है? उथला है, जिसे समुद्री टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए उपयुक्त मानते हैं। टेलीग्राफिक पठार नाम दिया है। ठीक है, तो समुद्री केबल बिछाने में टेलीग्राफिक जो पठार होते हैं ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। गहराई कम होती है, बड़े आराम से वहाँ पर हम बिछा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे दिया है, यहाँ पर देश दिया है। तो बिली है, टाइफू है, बाइबू है और हुरिकेन्स है। ठीक है, तो बिली कहाँ पर आते हैं दोस्तों? बिली कहाँ पर आता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस है। ठीक है, और हरिकेन्स कहाँ का फेमस है? ये जापान का फेमस है। तो डी का 4 और ए का 2 कहाँ पे मिल रहा है? ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये जो आपके चक्रवात हैं इससे भी एक क्वेश्चन जो है बनते हैं। बस आपको इतना देखना है। आंसर तो आपकी बुक में दिया है, आंसर हम बताने नहीं आए। चलो, एक नगर जो है साइबेरिया पारीय रेलवे मार्ग पर अवस्थित नहीं है। साइबेरियन रेलवे मार्ग हैं, ट्रांस साइबेरियन हैं। ठीक है, बहुत सारे रेल मार्ग हैं, इस पर कौन एक नगर अवस्थित है कौन नहीं है? तो इस टाइप के प्रश्न का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो 9289 किलोमीटर लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी जो है वो रेलवे लाइन है, जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व के नंबर व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। प्रमुख नगर जो हैं इनमें बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे नगर जो है इसमें पड़ते हैं। अब इन नगरों को आप कैसे याद कर पाएंगे वो आपका काम है, और देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर पवन आ गया और यहाँ पर देश आ गया। ठीक है, तो पवन और देश से जो है संबंधित प्रश्न आपके लगातार बन रहे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सांता आना कैलिफोर्निया बिल्कुल सही है, हबीब ये भी सही है, यामो ये भी सही है। मिस्ट्रल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है दोस्तों। मिस्ट्रल जो है, हाँ मिस्ट्रल जो है वो कहाँ की है? मिस्ट्रल जो है दोस्तों वो क्या है? ठंडी ध्रुवीय स्थानीय हवा है, जो कि रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग में विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 39 नंबर, यहाँ भी मैच करने के लिए दिया है। इसी टाइप के इनके प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तूफान और हरिकेन्स दिया है और प्रभावित क्षेत्र भी यहाँ पे दिया गया है, इसलिए जो आपकी मैराथन वाले में बताया गया है क्वेश्चन वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इसलिए बताया है। उसको बड़े ही ध्यान से एक बार पुनः जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो डोरियन है, हेजिबोस है और लेकीमा है और मिटाग है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा? जो डोरियन है वो भी कहाँ पे आता है? बहामास में आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? बहामास में आता है। लेकिमा है, ये कहाँ पर आता है? ये चीन का है। ठीक है, लेकिमा जो आया था ये चीन को प्रभावित किया था। तो इस प्रकार से अगर ए का 1 देखें दोनों में है और सी का 2 देखें तो यहाँ पे है, तो बी आपका यहाँ पे कुल मिला करके सही हो जा रहा है। तो 1 2 भी अगर आप जान रहे हैं तो इसको जो है यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
हाँ, यहाँ भी मैच करने का है। वनस्पति के प्रकार दिया है और क्षेत्र दिया है किस जगह पे कौन से प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे माकची दिया है। ठीक, माकची, माकची कहाँ पे पाया जाता है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र पे। और यहाँ पे देखेंगे जो फिम्बस है, फिम्बस कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। और चैपरेल जो है कैलिफोर्निया में, और मेटोरेल ये कहाँ पर? चिली में। ठीक है, इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ अजीब टाइप का था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 150 में से कुल मिलाकर के 90 प्लस रहना है, यानी 50-60 आपको छोड़ ही देना है। चलिए, यहाँ पे देश दे दिए गए हैं, यहाँ पे राजधानी दे दी गई है। तो अगर 1-2 इसमें से जानते होंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का क्या है दोस्तों? उज्बेकिस्तान का क्या है? ताशकंद है। ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है किर्गिस्तान, वो क्या है? बिश्केक है। तो आई थिंक तो सब तो सेम मैच करना है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, यानी ए वाला सही होगा। 1 2 3 4। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 42 नंबर, प्राकृतिक वनस्पति दिया है और क्षेत्र दे दिया है, बस मैच करने ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो देवदार टाइप के जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? देवदार टाइप के कहाँ पे पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय। तो डी का 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। ठीक है, बबूल कहाँ पे पाया जाता है? जाहिर सी बात है कि मरुस्थल में, तो सहारा मरुस्थल हो गया। बी का 3। ठीक है, बी का 3। इस प्रकार से ए जो है वो बड़े आराम से आप सही कर ले जाएंगे। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक जनजाति वाला देखो क्वेश्चन आ गया, जनजाति और स्थान। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। पिग्मी कांगो बेसिन और अंगामी नागालैंड, एनु जापान में ही, किर्गिज सूडान लिखा है, किर्गिज सूडान में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, ये मध्य एशिया में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यही जो है गलत मैच है। तो एक क्वेश्चन जो है जनजातियों से भी बड़े आराम से बनते हैं, तो जनजातियाँ पढ़ाया गया है, आप उसको जाकर के वहाँ से देखिए। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश में किसी बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बड़े शिकारों की भूमि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश जो होते हैं, सवाना प्रदेश। ठीक है, उसको जो है बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पर्यावरण में। ठीक, चलो, तो पर्यावरण में इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संदर्भ में जो उत्पादक होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि 10% का रूल लागू होता है, तो जो उत्पादक होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होगा, क्योंकि उत्पादक क्या होगा? अधिक होगा। फिर इसी के ऊपर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या होंगे? 10% जो है ऊर्जा का ह्रास होता है, कम होता है, तो जाहिर सी बात ये कम होंगे। उसके बाद द्वितीयक आएंगे, वो इससे भी कम होंगे। ठीक है, उसके बाद तृतीयक आएंगे, वो इससे भी कम होंगे। ठीक है, तो ये कम होता जाता है, तो ये आपको ध्यान में यहाँ से रखना होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सुपोषण क्या होता है। ठीक है, सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है और जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, तो दोनों सही है। ठीक है, पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं तो पोषक तत्व संवर्धन बढ़ जाते हैं। जो पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो जो शैवाल होते हैं वो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो सारा ऑक्सीजन वही खींच लेते हैं, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, चलो हाँ, अगला देखते हैं 47 नंबर, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव होता ही है। ठीक है, मानविक, इसका हिंदी में नाम ही होता है मानविक। ठीक है, तो मानविक पर्यावरण बहुत सही है। ठीक है, आराम से। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जातीय विविधता में वृद्धि होगी। बिल्कुल गलत बात है। ध्रुवों की ओर जब जाएंगे तो जो जीव जंतु हैं जहाँ बहुत कम पाए जाते हैं, तो कहाँ पे वृद्धि होगी? उष्ण कटिबंध, कौन सा सत्य नहीं है? तो यही तो सत्य नहीं है, तुरंत आंसर आ गया। उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों का अवसर देते हैं, बिल्कुल। विफालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती है, बिल्कुल सही है। ध्रुव की ओर जैसे जाएंगे वो घटता जाता है, और जो अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे अधिक है। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न आते हैं 49 पे। ये देखते हैं कौन सा वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो वो है लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो है वो संकेतक होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है प्रदूषण के बारे में। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती हैं, भूमि के तापमान में वृद्धि करती हैं, वो है दोस्तों मीथेन, ठीक है। कौन सी गैस है, वो है मीथेन। तो जो मीथेन गैस होती है दोस्तों, धान के खेत से, कोयले की खदान से, घरेलू जो पशु होते हैं वो पागल करते हैं, वहाँ से भी क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये जो है पूछा गया है। एक ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 51 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है ISA, इसका सचिवालय वर्तमान में कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। कहाँ पे है, इसका एक गुरुग्राम हरियाणा में है। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय है ये भारत में। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है दीव, ठीक है। दीव है जो 100% जो है सौर ऊर्जा पर चल रहा है। अगला, घटनाओं का प्रारंभ कालानुक्रम में रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट हाथी, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी आया था, और सबसे बाद में जो है जैव विविधता अधिनियम आया था। तो इस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। डेट के लिए यहाँ पर आपको अभी यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो, ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जैव विविधता वाला सबसे लास्ट में आया था 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया सबसे पहले, प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, और हाथी वाला आया 92 में। तो इस प्रकार से वो जो है सही हो जाएगा जो हमने पीछे बताया था। चलिए अगला देखिए 54 नंबर। पर्यावरणीय कुछ नेटवर्क पर्यावरणीय क्षति और प्रतिवर्त GDP के मध्य में जो संबंध दर्शाता है। पर्यावरणीय कुजेन बेट वक्र का आकार क्या होगा, तो उल्टा U आकार का होगा, ठीक है। उल्टा U आकार का। नीचे कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, उसमें आपको बताने हैं। कह रहा है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। और कह रहा है कि सतत विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की पूरी करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पर आप पढ़ेंगे सतत विकास, तो वहाँ पर ये इसकी परिभाषा ही है, ठीक है। सतत विकास की ये परिभाषा ही भर के रख दिया है। मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। तो दोनों सही हैं, और व्याख्या भी यहाँ पे बड़े आराम से सही से कर रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सतत विकास का ये जो लक्ष्य था थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल 1978 में प्रकाशित, कोई खास नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन व वन व वन्य जीव रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया है 48A, और मूल कर्तव्य में भी दिया है। तो इस प्रकार से A और B दोनों सही हो जाएगा। 48A में दिया है, यहाँ 51A जी में, यानी जो 7वां है कर्तव्य वो है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों में आपके मिल जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। ये संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो यही जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि सही। फिर आ गया कथन और कारण, ठीक है। चलो, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो अगर उष्णकटिबंधीय हैं तो उष्णकटिबंधीय में तापमान ज़्यादा रहता है ना, तो कम ताप में कैसे नहीं रह सकती, ठीक है। चलो, उष्णकटिबंधीय देश में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती, तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, बिल्कुल सही है, सही है। तो तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती, इसलिए उष्णकटिबंधीय देश में आते हैं जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। तो दोनों सही है, और सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अगला देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा क्या होता है, अभी आपको पीछे ही बताया, घटता है, ठीक है। 10% का रूल जो है लागू होता है। ऊर्जा जो है जैसे ही एक से दूसरे में जाता है, वो पोषण की मात्रा जो होती है, स्तर जो होती है, वो घटता जाता है।
कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो वो है नीला हरा शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, चलो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? नील हरित शैवाल ये पौधों का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, एक कोशीय जीवाणु है। जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में इसे लाया जाता है। नील हरित शैवाल करता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, धुआं जो स्मॉग होता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, NO2 और FO2 के कारण, ठीक है, ये होता है। और इसी के कारण जो है अम्लीय वर्षा भी होती है। NO2 FO2 किससे होता है? जो पराली, कृषि अवशेष, पराली जलाते हैं और कोयला के दहन से, मानव जनित स्मॉग से, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, वनों को काटते हैं, इन सारी चीज़ों से ये होता है। ठीक है, चलो अगला जो है वो ये है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये किसमें दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण में ग्लोबल 500 का जो पुरस्कार है किसमें दिया जाता है? वो इसी में दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। चलो अगला कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न जो घाट है वो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जहाँ पर बहुत सारे प्रकार की जो है जीव पाए जाते हैं उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलो भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक है, तो अभी आने वाले एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। चलो भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के नमूनों के हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर और नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन वो होता है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसे, और शुष्क बर्फ हो गया, ये ऐसी घटना पर जो है आधारित हैं। अगला जो प्रश्न है 69 नंबर, ये है कि प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। जो प्रकाश तंतु होता है ऑप्टिकल फाइबर किसका? सिलिका का बना होता है, पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करती हैं। अगला पूछ रहा है श्याम बीवर, ठीक है, यानी कि कृष्ण बीवर, ये ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल क्या होता है? जो सिमट गया तारा होता है, जो सिमट गया तारा होता है उसी से क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है। अत्यधिक घनत्व और द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि इससे प्रकाश का भी बच पाना संभव है, यानी प्रकाश भी इससे निकल करके जा नहीं सकता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे क्या बनता है। ठीक, चलो अमेरिकी वो सुब्रमण्यम शेखर थे, 1993 1.44 सौर द्रव्यमान की सीमा निश्चित की थी, जिसके अंदर तारे को श्वेत वामन बनते हैं, जिसके ऊपर यदि हो जाता है तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, जब किसी साबुन के बुलबुले को क्या किया जाए और आवेशित कर दिया जाए, ठीक है, उसको चार्ज कर दिया जाए, तो क्या घटित होती है? ठीक है, क्या घटित होती है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, घट जाती है, लोप हो जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आवेशित कर दिया जाएगा तो ये फैलेगा तो क्या होगा? त्रिज्या बड़े आराम से बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि इसमें ऊष्मा की कोई हानि या लाभ नहीं होता है। तो जब ऊष्मा की कोई हानि या लाभ प्राप्त नहीं होता है, ना ही संचालन द्वारा, ना ही संवहन द्वारा और ना ही विकिरण द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी ऊष्मा की प्राप्ति या हानि नहीं होती है, इसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अगर गर्म है तो गर्म ही रहता है, ठंडा है ठंडा। वैक्यूम बीच में क्रिएट कर दिया जाता है, तो वैक्यूम में से जो है कोई भी ऊष्मा नहीं आ पाती है, नहीं जा पाती। अगला है कि इस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, तो कैल्शियम जिप्सम में विद्यमान है, इसका फार्मूला देख सकते हैं CaSO4, यहाँ पे कैल्शियम विद्यमान है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ से कर सकते हैं।
चलो 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। पदार्थ दिया गया है, यहाँ पर उपयोग दिया गया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है ये बहुत आ रहे हैं। कौन सम्मिलित नहीं है इसमें, ये बताना, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में, बिल्कुल नहीं। सिल्वर ब्रोमाइड बहुत फेमस है, किसके लिए, फोटोग्राफी के काम आता है, बहुत फेमस है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा जो है कराई जाती है, ये भी बहुत फेमस है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार करने के लिए, जो दूधिया मैग्नीशिया है ये प्रति अम्ल है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर सारे सारे पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे बड़ा काम, ये कौन सम्मिलित नहीं है, तो अलवणीकरण समुद्री जल का करोगे, ठीक है। पेयजल का प्रतिलोम पराक्षण, प्रोटीन का विकृतीकरण, पाश्चुरीकरण चाय का नहीं किया जाता भाई, पाश्चुरीकरण जो है वो दूध का किया जाता है, ठीक है। चलिए, लुई पास्चर ने जो है इसका खोज किया था, दूध के लिए ये पाश्चुरीकरण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है 76 नंबर, उसको देखते हैं। कौन एक शाकनाशक का उदाहरण है, तो शाकनाशक है सोडियम क्लोरेट, ठीक है। सोडियम क्लोरेट जो है वो शाकनाशक, जैसे आप कहीं पे घास जमा है, कोई कुछ जमा है, ठीक है, तो अगर उसको नष्ट करना है, खरपतवार नाशक बोलते हैं उसे, अगर छिड़क दोगे तो खरपतवार जो होंगे वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चलो, सूची दिया गया है, सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक केवलार टेक्साल देखते हैं, नाइट्रोसेल्युलोस देखते हैं, और जिंक फास्फाइट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या सही, जो नाइट्रोसेल्युलोस है वो क्या है, एक विस्फोटक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग, तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। जिंक फास्फाइट जान लेते हैं। जिंक फास्फाइट क्या है दोस्तों, तो जिंक फास्फाइट जो है वो रोडेंट नाशी है। रोडेंट मतलब ये जो कीड़े होते हैं, ठीक है, ये नाशी होता है। तो सी का 4 हो गया, तो सी का जैसे ही 4 हुआ, डी का 1 हुआ, तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे जो है सम्मिलित और कर दिया गया है, हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, देखो, जो केवलार है वो संश्लेषित रेशा है, ठीक है। टेक्साल जो है कैंसर रोधी वो दवा है। जिंक फास्फाइड रोडेंट नाफी है। नाइट्रोसेल्युलोस ये क्या है, ये विस्फोटक है। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इसको। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम, इनके पहली बार प्रयोगशाला में कब संश्लेषित किया गया, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है सबसे पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का क्रमानुसार लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले किसका किया गया, केवलार का किया गया, ठीक है। और उसके बाद किसका किया गया, फ्लोरीन का किया गया। फिर उसके बाद ग्रेफीन का किया गया, ब्लैक गोल्ड का किया गया ना। बी ऑप्शन यहाँ पे 4 2 3 1 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कौन सा पदार्थ इसमें से बोल रहा है प्रोटीन नहीं है, तो कपास, बाल, लूता रेशम और खुर। तो जो रेशम होता है, लूता रेशम, ये भी प्रोटीन है। खुर होते हैं ये भी प्रोटीन, केस वाले भी प्रोटीन। कपास जो है ये प्रोटीन नहीं है। मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है, ठीक है, ये रेशा है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। चलिए, केस हो गया, बाल हो गया, हाँ, लूता रेशम हो गया, खुर हो गया, ये किसके बने होते हैं, ये सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। चलो, अब आते हैं हम लोग जीव विज्ञान पे, ठीक है। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती हैं, तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी अग्नाशय होती है, ठीक है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करती है। बहिस्रावी में इसका काम क्या है, मुख्यतः पाचन में सहायक। अंतःस्रावी क्या होते हैं, रक्त शर्करा को ये विनियमित करता है। तो ये दोनों होता है, अंतःस्रावी बहिस्रावी कौन, अग्नाशय। अगला जो प्रश्न पूछा था, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, किसके कारण, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड पाया जाता है इसमें, इसके नाते जो है ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलो, अगला देखते हैं 82 नंबर। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से क्या होगा, चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेरी रोग, जो कि थायमीन जो है पॉलिशदार चावल में हमें नहीं मिलती है, जिससे विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। तो इस प्रकार से ये रोग आपको हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे विटामिन दिया है, यहाँ पर प्रचुर जो है स्रोत दिया गया है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो B6 धान की चोकर से, B2 यकृत यार्ड टेबल, यही नहीं सही है। ई जो है गेहूँ अंकुर तेल से मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो के होता है वो अल्फा से मिलता है, ठीक है।
चलिए, तो जो कार्ड यकृत तेल है ये मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है, ठीक है। इसमें ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होती है, उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, विटामिन B2 से नहीं मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं, कथन और कारक दिया गया है। कथन में कहा जा रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते और कह रहा है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, ठीक है। तो इसमें ए वाला सही है, केवल अनिवार्य करता है, ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सी वाला होगा, ए सही है, किंतु आर जो है इसमें गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइमों के संदर्भ में ये जैव उत्प्रेरक होते हैं और ये उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पे ये उत्पादित होते हैं, तो ये दोनों सही है, ठीक है। ये जैव उत्प्रेरक भी होते हैं एंजाइम, और जहाँ पे उत्पादित होते हैं ये अपना वही काम करते हैं। एक चीज़ होता है हार्मोन, हार्मोन जो है उद्गम स्थान अलग होकर के अपना अलग कार्य भी संपादित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंजाइम अपना काम वहीं करते हैं जहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। माँ का जो दुग्ध है नवजात को पूर्णतः संपूर्ण आहार प्रदान करता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, लोहा नहीं होता, ठीक है, लोहा नहीं होता, इसलिए ये जो है लगभग संपूर्ण आहार है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो वह है तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो है वो सफ़ेद होता है, ठीक है, रंगहीन होता है, ठीक है। काकरोच का इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करके क्या करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का प्रयोग ये ऑक्सीजन के लिए परिवहन के लिए नहीं करते हैं। हीमोग्लोबिन का ही रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन का कारण जब ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, लाल कैसे होगा। तब ये लोग ऑक्सीजन कैसे पाते हैं, इनके प्रत्येक खंड में जो ट्यूब होती है वो भी एक प्रणाली के माध्यम से काम करती है और सीधे ऑक्सीजन जो है पहुंचाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए लाल नहीं होता। अगला जो प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो खास करके होते हैं दाल वाले, ठीक है। दलहनी फसलों के साथ जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, दलहनी फसलों के साथ, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके फिर अमोनिया में बदल देते हैं, अमोनिया आयनों के रूप में, फिर नाइट्रीकरण जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित हो जाता है, मृदा के माध्यम से पादप से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यूरिया या फिर अमोनिया ये ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्मेटम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ ही है, रेयान रूपांतरित स्टार्च ये नहीं है। रेयान क्या है, नवनिर्मित फाइबर है, ठीक है, क्या है, नवनिर्मित फाइबर है रेयान, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए राज व्यवस्था में आते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग आते हैं, बिल्कुल गलत है। वहाँ की निर्वाचन में जो निर्वाचन नामावली है, ठीक है, उसमें जितने लोग आते हैं उसको हम ग्राम सभा मानते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, बिल्कुल सही है, तो इसमें केवल 3 नंबर ही वो सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो केसी व्हीलर ने कहा था, ठीक है, कि भारत एक अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल जो है वो स्टेट है, ठीक है। चलो कथन और कारक दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता, केंद्रीय कानूनों में अनन्य अधिकारिता केवल सर्वोच्च न्यायालय की है, बिल्कुल नहीं, यहाँ हाई कोर्ट की भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो इसमें डी वाला बड़े आराम से आप लोग सही लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर, ठीक है, कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिवस को वर्ष 2010 में सर्वप्रथम भी मनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी, तो 43A के माध्यम से श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी जो है वो सुनिश्चित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था
76 में संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप ये है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 96 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है? 96 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। राज्यपाल अगर समझे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित कर दिया गया। कब? 1976 में, ठीक है। कै इसको अलग कर दिया गया, ठीक है, उससे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भैया तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, क्योंकि ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है तो वो नहीं चाहते थे कि पूंजीवाद की तरफ भारत जो है बढ़े, ठीक है। वो जो है कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन करते थे, ठीक है, कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन करते थे। ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई जो है वो मानते थे, इसलिए इसका विरोध करते थे। अगला जो प्रश्न है कथन और कारक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। परिभाषित नहीं करता है तो इनको मान्यता प्रदान करता है, तो इसका कोई संबंध कथन और कारण में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगला जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। अलग होने का मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर अलग होने की वकालत करोगे तो ये क्या है? देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध चला जाएगा और इस पर जो है वो बड़े आराम से रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो केवल एक सही है, दूसरा जो है वो गलत है। 1902 के अनुसार इस पर जो है भारत की एकता और अखंडता के आधार पर इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में, जनगणना संघ सूची में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में, बिल्कुल गलत है, चौथी में है। दल बदल विरोध 10वीं में है, ठीक है। चलिए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, जो सूची दिया गया है। जनगणना 7वीं अनुसूची में है, ये भी ठीक है संघ की है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है। दल बदल विरोध ये 10वीं अनुसूची में है, तो इस प्रकार से वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। 11वीं क्या है? पंचायत है। पंचायत में कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए पीएमओ के बारे में पूछ रहा है। 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। तो 1977 में तो आया, सही है, लेकिन इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है। तब कौन होता है? इसका जो प्रधान होता है वो होता है प्रधान सचिव, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ठीक है। चलो 104 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसके प्रावधान किसमें से लागू होते हैं? तो मैंने 4 राज्य आपको स्पेशली बताया था, ठीक है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें कौन है? त्रिपुरा है, त्रिपुरा में लागू होते हैं। इनमें आप लोग, इसमें विशेषता क्या होती है कि एक स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति जो है ये प्रदान करती है, जो भी 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट केवल मार दिया है, कौन सम्मिलित नहीं है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, टू हैव दी बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार जो है व्हाट बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से? तो प्रतिषेध है दोस्तों, टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड नहीं करना है, प्रतिषेध मतलब रोकना होता है, प्रोहिबिटेड, ठीक है, यहाँ पर रोक दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो परिभाषित है दोस्तों कहाँ पर? 110 में, ठीक है। और धन विधेयक के बारे में अगर कुछ चीज़ें कहा जाए कि क्या है तो वो है 109 में, ठीक है।
धन विधेयक है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पे ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा में विचारार्थ जो है भेजा जाता है, 14 दिन के अंदर जो है उसे लौटाना रहता है उसको, चाहे लोकसभा माने चाहे ना माने। तो इस मामले में लोकसभा के अनन्य अधिकार कह सकते हैं। भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो किस स्थान पर अवस्थित है? तो मैसूर में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? मैसूर में अवस्थित है। चलो अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जो है, बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में कौन कौन शामिल होता है भैया? तो 1, 2, 3 तीनों शामिल होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों जो है शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो वो है पहल। ठीक है, पहल कौन सा है? जो ये प्राकृतिक गैस, जो गैस सिलेंडर वाला जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है खाते में। ये जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र की सबसे बड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र सुविधा है। ठीक है, चलो अगला जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 110, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। ठीक है, और महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर ध्यान दिया जाएगा। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी जो है महिला होंगी, परिवार की मुखिया होंगी। तो ये तीनों सही है। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएगा। चलिए पट्टेदारी के संबंध में थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार में कौन सा कथन सही है? लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके तीनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें सब सही है। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन का प्रदान करना, सार्वजनिक आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये सम्मिलित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा ये यहाँ पर आपके ये दोनों सम्मिलित हैं। जो 5 उपयोजनाएं चलाई गई हैं इसमें आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधिक सेवा और निःशक्त पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना। तो ये 5 हैं जो शामिल हैं और बाकी नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये कुछ समितियां बनाई गई हैं, लघु उद्योगों के लिए बनी कुछ समितियां हैं। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एस कोहली समिति और कॉर्बे समिति। ठीक है, तो इनमें से कूट करना है इनका जो है टाइम। तो नायक समिति 91 में, ये 95 में, ये 2000 में और ये 1955 में। थोड़ा सा टिपिकल टाइप के सब प्रश्न होते हैं। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर ये स्किप करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें कूट 1 कूट 2 को जो है यहाँ पे मैच करना है। ये कार्यक्रम है, यहाँ पे प्रारंभ वर्ष है कि कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब जो है इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि समन्वित बाल विकास योजना इसकी शुरुआत कब हुई? 1975 में हुई थी। तो बी का जो है 1 यहाँ पे मिलता है। अगर डायरेक्ट आप 1 जानते हैं तो ये सही हो जाएगा, बाकी और आप देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये काफ़ी फेमस चल रहा है आजकल। ये कब स्टार्ट हुआ है? 2005 में। सबसे लास्ट में जो है इसमें जो दिए गए ऑप्शन हैं यही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। कथन देखेंगे और कारण देखेंगे इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 116 वाले में। तो कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेज़ी से गिरावट आई है। कारण है कि परिवार आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आ गई है। तो बिल्कुल दोनों सही हैं। ठीक है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण श्रम की भागीदारी दर में जाहिर सी बात है कि आराम से गिरावट आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है, भारत में जो निर्भरता अनुपात है, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो, वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? ठीक है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो सापेक्षतया अधिक है। ठीक है, तो इसके
पीछे 0 से 14 और 60 के बाद ही लोग क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ये दोनों घट रहे हैं, यही बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो यानी आत्मनिर्भर वाली जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये सामान्य स्थिति बेरोजगारी कही जाती है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR भी शुरू किया गया था, जानते हैं। कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR में व्यय करना होगा। इसमें तो ना तो एक ही सही है और ना तो 2 ही सही है। ठीक है, चलिए 2% खर्च करना होगा और ये 2013 में आया था, इस नाते जो है ये गलत हो गया है। अगला देखेंगे, जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है PQLI, ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिस के द्वारा। ठीक है, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस के द्वारा जो है वो किया गया है। राज्य विशेष में हमें लगता है कि एक क्वेश्चन आया है, वो देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी की उत्पादन जो है महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? बी वाला सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण ए दोनों सही हैं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, लेकिन जो उत्पादकता है वो कम है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में जो अधिकांश चीनी मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीज़न थोड़ी है। ठीक है, कि उत्पादन महाराष्ट्र से ज़्यादा है, उत्पादकता कम है। क्यों है? क्योंकि जो है चीनी सहकारी, महाराष्ट्र में चीनी मिले सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, ये कोई रीज़न नहीं दे पा रहा है। होने को तो दोनों अलग अलग सही हैं, लेकिन सही रीज़न ये नहीं दे पा रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाता है यहाँ पर करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स हम लोग छोड़ देंगे। करेंट अफेयर्स चूँकि पिछला हमें पढ़ना नहीं रहता है, करंट अफेयर्स हमें नया ही देखना रहता है, नए साल का। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कैसा रहा ये आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और इसमें सीखना क्या है? आपको सीखना है सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसे आए। ठीक है, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मैच करने वाले कथन कारक सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चनों पर आपको ध्यान देना है इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आशा करते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाएंगे तो आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। मिलते हैं